अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा डायमेंशंस का आज लास्ट लेक्चर होगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, डायमेंशंस क्या हैं, किस लिए होती हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर हमारा ये था कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस को यूज़ कैसे किया जाता है, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दो बातें उसमें हमारी डिस्कस हुई थी। पहली बात ये कि हमें क्वांटिटी ऑफ नेचर का पता चलता है, क्वांटिटी की नेचर का पता चलता है, नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है। और सेकेंडली हम उसकी मदद से इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। और मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद, क्योंकि वो आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, आपके लिए बिल्कुल फैमिलियर थे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये डेराइव्ड हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बट दैट नीड्स समथिंग डिफरेंट। इससे हट कर भी अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जो आपने इससे पहले पढ़ी नहीं है, आपको सिर्फ उसके पैरामीटर्स बताए जाएं या उसके वेरिएबल्स बताए जाएं कि इस इक्वेशन में ये चीज़ इसको शो कर रही है और अब आपने उसको वेरीफाई करना। पहले एक ऐसी इक्वेशन जो आप डिराइव कर चुके हैं लेकिन थोड़ी यूनिक है, और उसके बाद 2 न्यू इक्वेशंस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पुली वाले केसेस में 2 फार्मूले डिराइव किए थे, एक एक्सेलरेशन का और दूसरा टेंशन का, और उसमें भी 2 केसेस थे। वो 2 केसेस थे अबाउट बोथ वर्टिकल और 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। तो अब हम यहाँ इसका पहला केस का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। व्हेन द 2 बॉडीज आर मूविंग वर्टिकल, A इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये है फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। जब 2 बॉडीज पुली वाले केस में दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हों तो उन दोनों के वर्टिकली मूव करने की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उस एक्सेलरेशन का फार्मूला है A इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन भी ट्रू है, करेक्ट है। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हेयर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज आर। सबसे पहली बात यह है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में जो जो क्वांटिटीज इस्तेमाल की जा रही हैं, उन तमाम क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमें लिखने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले ए रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है LT पावर -2। नंबर 2 पर आता है मासेस, एक मास m1, दूसरा मास m2। स्टूडेंट्स, ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए होते हैं इन्हें कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और इन सबस्क्रिप्ट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिर्फ मेंशन करते हैं कि ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या किसी दूसरी प्रॉपर्टी का इजाफा करते हैं, ये क्वांटिटी की नेचर चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये, अगर m से मुराद मास है तो m1 भी मास को ही शो कर रहा है और m2 भी मास को ही शो कर रहा है। और मास का डायमेंशन चूँकि m होता है, इसलिए m1 का भी डायमेंशन m होगा, m2 का भी डायमेंशन m होगा, एंड देन लास्ट वैल्यू है g। ये जो स्मॉल g लिखा जाता है, इस स्मॉल g को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT पावर -2। एंड नाउ वी गेट के अभी तक हमने ये एक्सप्लेन किया कि जो इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। सेकंड स्टेप में जाते हैं, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई है, हम उस गिवन इक्वेशन में से क्वांटिटीज़ को निकाल देंगे और उन क्वांटिटीज़ की जगह उनके डायमेंशंस रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह मैंने प्लेस कर दिया LT पावर -2। देन इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के बाद लिखा गया है m1, इसके लिए भी m आएगा, माइनस उसके बाद आएगा m2, इसके लिए भी m आएगा। देन आता है g का डायमेंशन है LT पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई m1 की जगह आएगा m और m2 की जगह भी आएगा m। नाउ वी गेट LT पावर -2 इज इक्वल टू m में से m माइनस करेंगे। मैं पहले बता चुका, डायमेंशंस आपस में माइनस या प्लस कर दिए जाते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होते। ये m है, ये m है, इसका आंसर दोबारा m आएगा। हाँ, अलबत्ता इनके साथ नंबर 1 -1, और अब ये हो जाएगा आपके पास 0 m
और इसके साथ आता है एल टी पावर माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई ये m दोनों प्लस किए जाएंगे, ये हो जाएगा 2m। जो इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके राइट साइड पर दो नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 2। ये दोनों रियल नंबर्स हैं एंड रियल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों डायमेंशनलेस हैं, इसलिए हम इन दोनों को यहाँ से ओमिट करेंगे। इन दोनों को ओमिट करते हैं, उसके बाद हमारे पास बाकी इक्वेशन रह जाएगी एल टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये दोनों ओमिट हो गए, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा एल टी पावर माइनस 2। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। इसको नोट कर लें पहले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी होगी t इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं और इस इक्वेशन के बारे में आप लोग ये बेसिक नॉलेज जानते होंगे अच्छी तरह के। इस इक्वेशन में ये जो t है ये t रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इस इक्वेशन में जो t है, t स्टैंड्स फॉर टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन के बारे में आपको पहले ही लेक्चर्स में शुरू में बता चुका हूं कि टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन एक टाइप ऑफ फोर्स है, और अगर ये एक टाइप ऑफ फोर्स है तो फोर्स चाहे कोई भी हो, उस फोर्स का जो डायमेंशन होता है एल एम टी पावर माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन होता है एल एम टी पावर माइनस 2। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। टी, टी स्टैंड्स फॉर टेंशन फोर्स। फोर्स का डायमेंशन मैंने प्लेस कर दिया एल एम टी पावर माइनस 2। m1 आ रहा है, m2 आ रहा है, g आ रहा है, ये सारी वही वैल्यूज हैं। एक वैल्यू और है 2 इज अ रियल नंबर एंड रियल नंबर्स ऑल आर कंसिडर्ड टू बी डायमेंशन लेस। तो ये 2 डायमेंशन लेस होगा। 2 अगर डायमेंशन लेस होगा, अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं। हमने पहला स्टेप मुकम्मल किया, हमने ये बता दिया कि जो इक्वेशन हमें गिवन है इस इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दी गई थी हम उस गिवन इक्वेशन में से तमाम क्वांटिटीज को निकाल देंगे और निकालने के बाद उन तमाम क्वांटिटीज की जगह उनके डायमेंशन प्लेस करेंगे। तो इनके डायमेंशन प्लेस करने के बाद अब इक्वेशन बनती है एल एम टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हट गया, m1 की जगह आएगा m, m2 की जगह भी आएगा m, देन आता है l टी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। l m टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर कर लें l टी पावर माइनस 2 अपॉन में आता है m और m दोनों को ऐड कर लिया जाए। नाउ दिस बिकम्स 2m। दो काम होंगे, ये m कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक पावर माइनस कर देगा, एक पावर रह जाएगी। और ये जो नंबर लिखा गया है 2 रियल नंबर है और रियल नंबर जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो अब अगर इसको ओमिट कर दिया जाए तो इक्वेशन हमारे पास रहती है एल एम टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m की पावर 1 बच रही है, l बच रहा है, t पावर माइनस 2। बज़ाहिर देखा जाए दे आर नॉट सेम इन ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, बट हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, डायमेंशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पावर सेम होनी चाहिए, l पावर 1 है, l पावर 1 है, m है, t पावर -2, t पावर -2, so the values are considered to be equal, and finally we state, hence prove that left hand side is equal to right hand side. नोट कर लें इस इक्वेशन को भी। इसके बाद एक इक्वेशन हम ऐसी करेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की बारी आती है जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, और पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी सारी लाइफ काम आएगी, आपने टाइम पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है इसे। इक्वेशन है a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस f अपॉन m। ये न्यू इक्वेशन है एंड पहले नहीं पढ़ी हुई, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी हुई। इंक्लाइंड प्लेन की इक्वेशन है। इंक्लाइंड प्लेन आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था एज अ मशीन। आप इंक्लाइंड प्लेन को फर्स्ट ईयर में दोबारा पढ़ेंगे, अगले चैप्टर का ये टॉपिक, अगले से अगले चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक होगा, और उसमें आप लोगों ने इसको एज अ मैकेनिकल केस पढ़ना है। बट हम यहाँ पर फिलहाल उस केस की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, जो ये इक्वेशन सामने मौजूद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में आ गई तो इसके मार्क्स भी होंगे। ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस f अपॉन m। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन में एक चीज़, अब चूंकि आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई तो वेरिएबल मैं बता रहा हूँ, वरना आपने पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा। यहाँ f से मुराद फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रीक्वेंसी या फोकल लेंथ कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम कंसिडर करते हैं हेयर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज आर। जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन में जो क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं उन क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो डायमेंशन होगा सबसे पहले a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l t पावर -2। एक्सेलरेशन के बाद g आ रहा है, g भी इट्स अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है और इसका डायमेंशन होगा l t पावर -2। उसके बाद आता है साइन थीटा। नाउ साइन थीटा, कॉस थीटा, जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंड दे आर कंसिडर्ड डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस होने के साथ अगली क्वांटिटी है f। f के बारे में मैं बता चुका कि इस इक्वेशन में f से मुराद फ्रिक्शन फोर्स है, और फोर्स कोई भी हो, फोर्स का डायमेंशन होगा l m t पावर -2। अपॉन में आ रहा है m, m स्टैंड्स फॉर मास, तो मास का डायमेंशन होगा m। हमारी इक्वेशन के तमाम वेरिएबल्स कंप्लीट हुए। इन तमाम के डायमेंशंस लिख लेने के बाद अब हम अगला काम करते हैं। अगला स्टेप है पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं उन तमाम वेरिएबल्स को निकाल कर उनकी जगह हम प्लेस करेंगे। प्लेस क्या करेंगे, उनके डायमेंशन। सो वी गेट a क्या है l t पावर -2। इक्वल साइन आ रहा है, इक्वल साइन के बाद आ रहा है g के लिए आएगा l t पावर -2। साइन थीटा वैनिश, डायमेंशन लेस है। माइनस f है, f का डायमेंशन है l m t पावर -2 डिवाइडेड बाय मास आ रहा, मास का डायमेंशन m।
क्लियर है, ये समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, हमने इन्हें कर दिया कैंसिल, एंड अब हमारे पास बाकी वैल्यूज़ बच रही हैं एल टी पावर -2 इज इक्वल टू एल टी पावर -2 माइनस एल टी पावर -2। अब इस राइट साइड को देखिएगा, दोनों डायमेंशन सेम है। एल टी पावर -2 इज इक्वल टू 1 - 1 0 एल टी पावर -2। 0 इज़ अ नंबर, और नंबर के बारे में हम कह चुके हैं कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस। अब अगर ये नंबर्स डायमेंशनलेस हैं तो ये डायमेंशनलेस नंबर निकल जाएगा, एंड वी हैव एल टी पावर -2 इज इक्वल टू एल टी पावर -2। आखिर में एक छोटा सा काम आप लोगों ने खुद करना है, लाजमी कीजिएगा। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही मैं अपना डायमेंशन का टॉपिक, टाइम रिमेनिंग है कितना मिनट में, 10 मिनट हैं, तो मैं एक इक्वेशन और करवा दूंगा। 15 मिनट हैं, चलें ठीक है, फिर हम एक इक्वेशन और कर लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लें बेटा, और इसके बाद हम अगली इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन अनसीन नहीं है, देखी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर याद हो। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसके इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन जी। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर t से मुराद टाइम पीरियड है, क्योंकि ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ t से मुराद टाइम पीरियड है। सबसे पहले t, चूंकि ये टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन t ही होगा। पिछली दफ़ा हमने t का डायमेंशन एल एम टी पावर -2 लिया था, क्योंकि वहाँ t से मुराद टेंशन फोर्स था। अब t से मुराद टेंशन फोर्स नहीं, बल्कि अब t से मुराद टाइम पीरियड है। आफ्टर दैट दो वैल्यूज़ आ रही हैं 2 पाई, दोनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स के बारे में हम पहले कह चुके, दे आर डायमेंशनलेस। उसके बाद आता है L, L से मुराद लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होगा। G को हम कई दफ़ा दोहरा चुके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L टी पावर -2। अब इन तमाम में अगले स्टेप पर जाते हैं, पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन। हम गिवन इक्वेशन में से तमाम क्वांटिटीज़ को निकाल कर उनकी जगह उनके डायमेंशंस रिप्लेस करेंगे। डायमेंशंस रिप्लेस करते हैं तो आता है T इज इक्वल टू 2 पाई, हट गया, स्क्वायर रूट में आते हैं L अपॉन L टी पावर -2। L से L कैंसिल हो जाएगा, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन टी पावर -2। अब ये अपॉन में आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, T इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी पावर +2, और रूट कैंसिल हो जाएगा, T इज इक्वल टू T। फाइनली हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, और इसके साथ ही मैं अपना ये टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, वैसे मुझे करना होता है चैप्टर नंबर 2, लेकिन चूंकि इस दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं, तो मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 3 में कुछ हमारी बेसिक्स होंगी जिनको डिस्कस करेंगे, बट एनीवेज पहले ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3
और इस चैप्टर का नाम है मोशन। हालांकि अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करूं कि हम इस चैप्टर में किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने के हवाले से वी शुड से मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करने में हम पहले डिफाइन करते हैं पोजीशन को। एक डिफरेंस अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि बात सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है तो ये चैप्टर फौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर बात समझने की आई क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो लिहाज से। इसकी वेटेज है आपके पेपर में आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा वेटेज ये है आप कहीं पर भी एंट्री टेस्ट कर रहे होंगे आपको सबसे ज़्यादा केसेस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा केसेस मोशन से रिलेटेड केसेस के मिलेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, रेंज है, और अभी जब आप इसको फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट दैट मच ईजी कि वो बिल्कुल मैट्रिक की तरह बिल्कुल बेसिक है। और फिर यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ने का अंदाज चेंज है। अगर कोई ये कहे कि जी ये बेसिक आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ और सेम इसी तरीके से आगे जाएंगे तो गलत है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द पोजीशन। पोजीशन किस चीज को कहा जाता है, पोजीशन क्या है? डिस्टेंस डायरेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में हमेशा दो चीजें डिस्कस होती हैं, एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे इस वक्त आप ऑब्जर्वर हैं बिल्कुल, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। चलो मैं कंसिडर कर लेता हूं, सब मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। तो ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं खाली डिस्टेंस नापूं तो ये पोजीशन नहीं है। इस डिस्टेंस की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जब तक आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है आप लाइफ में कभी भी किसी जगह पर अचीव नहीं कर सकते। जो अचीव करना है पहले उसके लिए अपनी डायरेक्शन सेट कर लें और डन कर लें कि हाँ यही डायरेक्शन है, तब जाकर अचीव हो जाएगा हर एक चीज़। तो बात यह है कि अगर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस नापा जाए और इस डिस्टेंस के ऊपर एक डायरेक्शन सेट कर दी जाए, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ कंसिडर होगी? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के जानिब। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन को आमतौर पर वेक्टर आर से शो किया जाता है। पोजीशन को आमतौर पर वेक्टर आर से शो किया जाता है। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको वेक्टर आर से शो कर रहा हूँ, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करवानी है, या कोई ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन कब चेंज करता है? दो लिहाज से चेंज करता है, या तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कंसिडर करता हूँ, ये कोई भी ऐसा शरारती बच्चा है, कोई ऐसा शरारती काका है, इससे सुकून से बैठने की आदत नहीं है। ये यहाँ से उठा उधर चला गया, उधर से वापस आया, इधर चला गया, इधर चला गया। हर लिहाज से देखा जाए, जब ये इधर आएगा तो पोजीशन इधर आ गई, अब इधर आ गई, अब इधर आ गई, अब इधर आ गई। पोजीशन में चेंज आ रहा है विद डिस्टेंस। पहले इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर अब इसका डिस्टेंस इस वक्त बिल्कुल कम हो चुका। तो पोजीशन चेंज होती है। किस लिहाज से चेंज होती है? जब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, लेकिन लाजमी नहीं होता। बाज़ औक़ात ये फासला ना बढ़ता है ना कम होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दरमियान फासले मुस्तकिल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और ये फासले अपनी जगह हमेशा रहते हैं, ना बढ़ रहे होते हैं ना कम हो रहे होते हैं। लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन इज़ ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इतना फिलॉसफिकल होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ज़्यादा ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। बात यह है सर्कुलर मोशन की बात कर रहा था। अगर आप लोग किसी और अफसानों की दुनिया में चले गए तो गलत था। को बहुत ज़्यादा गहरी सोचों वाली बातें नहीं थी। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अब ऑब्जर्वर आ बैठा इधर सेंटर में और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से लेकर ये जो बाहर वाली लाइन है, इस लाइन को कहते हैं सरकमफ्रेंस। जो बाहर वाली लाइन है, इस बाहर वाली लाइन को कहा जाएगा सरकमफ्रेंस। तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस।
और ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी सर्कल। बॉडी सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर मूव करता जाए। अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला है, डिस्टेंस है, तो ये ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब बॉडी दायरे में घूमेगा तो मैं कहूंगा बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है? हालांकि उसका डिस्टेंस ना तो पहले के मुकाबले में इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, लेकिन बात यह है कि जो डायरेक्शन जहां सेट हो गई अब वो डायरेक्शन चेंज होती चली जा रही है। वक्त के साथ साथ दोनों अपने आप को एडजस्ट करते हैं और हमेशा इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के साथ साथ चेंज होती हुई नज़र आती है। नाउ इन दिस केस अब मैं कहूँगा सर्कुलर मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। तो पहली चीज़ थी, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था पोजीशन। आप पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट से लेकर ऑब्जर्वर तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसमें डायरेक्शन लगा दी जाए ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की जानिब, तो ये वाला जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, इस डायरेक्टेड डिस्टेंस को कहा जाता है पोजीशन। और पोजीशन में चेंज आता है, दो लिहाज से चेंज आता है, या तो दोनों के दरमियान फासला कम या ज़्यादा हो जाए, और अगर ये फासला कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, अपनी जगह पर कांस्टेंट है, तो फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि फासले बढ़ ना रहे हों, कम ना हो रहे हों, फासले कांस्टेंट हो लेकिन बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। तो पोजीशन चेंज करने का मतलब या तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान फासले, डिस्टेंस का कम या ज़्यादा होना, या फिर उसकी डायरेक्शन का चेंज होना। हमारी बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। पोजीशन को हमने डिस्कस कर लिया। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस। सेकंड है पैरामीटर्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। बल्कि हम इसकी स्टेट्स को बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि पोजीशन क्या चीज है। अगली डिस्कशन ये होगी कि बॉडी की स्टेट्स कैसी होती हैं। बॉडी की स्टेट्स क्या हैं? अगर मैं पोजीशन के लिहाज से बॉडी की स्टेट्स को डिफाइन करें, एक होती है इक्विलिब्रियम के लिहाज से, वो आपने मैट्रिक चैप्टर में पढ़ी थी 6 में, वो वाली नहीं है। स्टेट्स किसी बॉडी की पोजीशन के लिहाज से स्टेट्स कैसी होती हैं? देयर आर 2 स्टेट्स। एक को कहा जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरे को कहा जाता है स्टेट ऑफ मोशन। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरी है स्टेट ऑफ मोशन। ये रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये 2 स्टेट्स हैं। आप कैसे डिफाइन करते हैं? रेस्ट क्या है? if a body does not change its position with respect to, ये WRT का मतलब लिया जाएगा with respect to its surroundings। If a body does not change its position with respect to its surroundings, it is at rest। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के मुकाबले में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो उसकी पोजीशन चेंज ना करने का मतलब लिया जाएगा कि बॉडी एट रेस्ट है। पोजीशन चेंज ना करने से मुराद डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस स्टेट का नाम है, इस हालत का नाम है रेस्ट। लेकिन सराउंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के मुकाबले अपने में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, देन इट इज इन मोशन। रेस्ट हो या मोशन हो, 2 हालतें हैं। क्या है? बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट है, बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये मोशन है। बात तो मान ली, लेकिन इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द 2 स्टेट्स आर रिलेटिवली कनेक्टेड। रिलेटिव कहने का मतलब अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से एट रेस्ट लगता है लेकिन वो एट रेस्ट नहीं होता, और बाज़ औक़ात हमें कोई बॉडी मूविंग लग रहा होता है लेकिन वो मूविंग फील नहीं होता। मेरी ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इन दोनों स्टेट्स को फिर फाइनली एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कंसिडर कर लीजिए ट्रांसपोर्ट खुल गई है और आप जा रहे हैं घूमने के लिए और गांव जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई कोच वगैरह या ट्रेन, चलें थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कोई कोच है, अब इसमें पैसेंजर्स डिफरेंट बैठे हुए हैं, इनमें से किसी एक सीट पर आप बैठे हुए हैं और नींद नहीं आ रही तो कभी यहाँ कभी वहाँ देखा तो 35 मिनट्स